हेलो एवरीवन। तो जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो पेपर को ज़रूर सॉल्व करे, क्योंकि आने वाले अभी 2022 का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। हर संडे को टेस्ट पेपर होता है। इसका सिलेबस अगर आपने अभी तक सीजीपीएससी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ होगा तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं सिलेबस बता देता हूँ कि एक वीक में ये सिलेबस है, आपको पढ़ के रहना है। अब इस बार जो है मध्य छत्तीसगढ़ और मध्य भारत आया हुआ था, तो अब जो है जैसे विदेशी आक्रमण जो था वो अब सभी चीज़ जो है नेक्स्ट संडे को होगा। उसी तरह जो है छत्तीसगढ़ पे भी वही सेम होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन, जितने मराठे, सभी ये सिलेबस है। तो उसका सिलेबस मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अभी संडे होने वाला है, फिर उसमें तैयारी कर लीजिए। तो देखते हैं कि संडे को जो पेपर होता है लेट से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैंने एसआई का जो एसआई की तैयारी करा वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, वहाँ पे भी या प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। सीजीपीएससी सीजी वाईपम का एसआई का टेस्ट चल रहा है, मेगा टेस्ट से चल रहा है। तो अच्छा है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। और बहुत सारे जो है जैसे एचआर पब्लिकेशन ने बहुत अच्छा खासा बुक पब्लिकेशन किया हुआ है पब्लिश के, तो उससे बहुत टॉपिक वाइज में मैं उसका ना सिलेबस दिखाऊंगा। टॉपिक वाइज बहुत अच्छा खासा सिलेबस दिया, तो आपको यही वीडियो देख लेंगे। टॉपिक वाइज जैसे हर टॉपिक होता है ना, जैसे सब जनजाति दे दिया तो जनजाति से पूरा क्वेश्चन बना दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। उसके साथ में छत्तीसगढ़ी बोली का भी वॉल्यूम 2 बुक मिलेगा, तो आप उसका भी पब्लिकेशन जो इसने पब्लिश किया वो बुक खरीद सकते हैं। या मैं इसमें क्वेश्चन पेपर जो इसका क्वेश्चन दिया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि जितने भी इस तक हमको तैयारी के लिए जो बुक मिलेगा उसका मैं बारे में बताते रहूँगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में देखते हैं कि सीजीपीएससी में क्या क्वेश्चन था और कितना लेवल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। हमको इसको मैच करना है कि कौन सा व्यक्ति किस घटना से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुल्तान महमूद, तो जैसे कमेंट में बहुत लोग बताए कि सर आप डायरेक्टली आंसर को बताया कीजिए, क्वेश्चन मतलब कि पूरा मत पढ़िए, डायरेक्टली जो आंसर है उसको बताइए, तो क्या है जल्दी होगा। अब मैं ठीक है, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब क्या मैं पूरा पढ़ते रहूँगा, पढ़ तो आप भी रहें, क्योंकि ऐसे में उससे अच्छा है कि डायरेक्टली उसका आंसर क्या है वो बताते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसका आंसर कौन सा, मैं सीधा आंसर ही बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन में कि व्यक्ति सुल्तान महमूद, इसका सही आंसर क्या है वो बता देता हूँ। फर्स्ट ए और 3 बिल्कुल सत्य है, जो इस घटना से सुमेलित है। जैसे कि सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना इस घटना से संबंधित है, और अलाउद्दीन खिलजी जो कि बंगाल में विद्रोह से संबंधित है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है बिल्कुल सही है। मैं आप सीधा आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्राय निम्नलिखित का अंकन है। निम्नांकित का अंकन है, क्या चीज का अंकन है? तो इसका सही आंसर क्या है? उसके स्वर्ण सिक्कों पर एक ओर पर देवी लक्ष्मी, दूसरी ओर पर नागरी अक्षरों में उसका नाम है। तो ए इज करेक्ट है। ठीक है, तो इसका भी आंसर करेक्ट, ए इज करेक्ट। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन नहीं है कौन सा? तो थर्ड का सही आंसर नहीं है कौन सा? सबसे पहले तो इसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत लेख का प्रयोग किया गया था। दूसरा है कि इसके साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार इन बबूता थे। तो सबसे इसका सही आंसर क्या लिया गया है इन्होंने? थर्ड का बी, मतलब ये बस जो इसके साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार इन बबूता नहीं था। ठीक है, बाकी ये सत्य है। तो हमको यही बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सेकंड जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सत्य उत्तर दें। तो चौथा का सही आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड जो है सत्य है। क्या बताता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, बिल्कुल सही है। भारत का पहला विधिवत इतिहास का विवरण शुरू किया, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड जो है सत्य है। थर्ड क्या है? किताब उल यामनी नामक पुस्तक अलबरूनी ने भारत की यात्रा का विस्तार लिखा है, ये गलत है। तो हमको यही बताना है कि कौन से सत्य था अलबरूनी के बारे में। तो फर्स्ट और सेकंड सत्य है, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। फिर से यहाँ पे सही नहीं है, तो पांचवा का ए जो है सही नहीं है। पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में विजय के बाद स्वयं शासन किया था, ये गलत है। बाकी सब सत्य है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने विजित प्रदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक नियुक्त किया था।
साथ ही मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में भारत में खोखर जनजाति के साथ संघर्ष में मारा गया था। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए मोहम्मद गोरी के बारे में भी जान सकते हैं कि इन्होंने जो है विजित प्रदेश में कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासन नियुक्त किया और इसने खोखर जनजाति के साथ संघर्ष करके मृत्यु हो गया इसका। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल तीनों सत्य है, पांचवा का ए बस जो है गलत है। छठवा देख लेते हैं कि अरब वासियों ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया। अरब वासियों ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया। तो छठवा का सही आंसर है सी, कलीलाह और दिमना अरबी अनुवाद कहलाया। ठीक है, अरब वासियों ने पंचतंत्र का, तो अरब वासियों ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया, कलीलाह और दिमना। तो सी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो सातवां का भी करेक्ट आंसर सी है, सेकंड और थर्ड सी। तो क्या सही है वो पढ़ लेते हैं कि इनके सिक्कों पर, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन था, बिल्कुल सत्य है। चंदावर के युद्ध के पश्चात कन्नौज पर अधिकार किया था, ये बिल्कुल सत्य है। और फर्स्ट में गलत ये है कि अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक विग्रह राजनीति को पराजित किए थे, जो कि ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है। देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फवाजिल का अर्थ क्या होता है। तो आठवां का भी करेक्ट आंसर सी है। इसका अर्थ ये होता है कि इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि नौवा का आंसर भी करेक्ट सी होगा, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बनाए थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, तो मैं सही आंसर जो है उसका बताते जा रहा हूँ ताकि आप जो है बाकी को भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा ही ग्रुप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वें का कौन सा आंसर सही होगा। सी, फर्स्ट और थर्ड जो है सही है कि रजिया सुल्तान एकमात्र क्या थी, एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, इसके शासनकाल 1230 से 40 तक रहा, नहीं ये गलत है। अल्तुनिया को तबरदीह भांडिया का अतिरिक्त नियुक्त किया गया था, ये सही है। रजिया सुल्तान पर्दा धारण दरबार में, मतलब रजिया सुल्तान पर्दा धारण कर दरबार में जाती थी, ये गलत है भाई, वो एकमात्र महिला शासिका थी तो क्यों जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है, 10वां का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कट्टरपंथी मुसलमानों ने रजिया सुल्तान को शासिका बनने पर क्यों विरोध किया था। तो 11 का आंसर ए होगा, क्योंकि रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और कट्टरपंथियों के अनुसार स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। तो दोनों क्वेश्चन को यहीं से इससे बन सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। एक स्त्री है और स्त्रियों को कट्टरपंथी के अनुसार कहा जाता है कि स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए, इसलिए शासिका बनने पर विरोध किया था। 12 क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिल्ज के बाजार सुधारों के संदर्भ में हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 12 का करेक्ट आंसर इज बी में सेकंड और थर्ड बस सही है बोल रहा है कि। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार गरीबों के उत्थान के लिए उन्मुख है, जो कि ये गलत है। सेकंड में क्या है, क्या लिखा है, ये करवनीय वे व्यक्ति थे जिन्होंने देश भर में अनाज का परिवहन किया, ये सत्य है। शेहना बाजार के प्रभारी अधिकारी थे, यह देखने के लिए कोई भी शाही आदेशों का उल्लंघन नहीं करता था, जो कि ये कथन हम यहाँ पे पढ़ना है। ये तो लिखने के बाद कथन को पढ़ने की कौन सा सही है। तो सेकंड और थर्ड इज करेक्ट, 12 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रम के अनुसार हमको जमाना कि अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से विजय को किए थे। तो हमको सही उत्तर बताना है कौन सा है। तो 13 का सही आंसर सी, सबसे पहले हुआ था सी, इसका सही आंसर सी है। तो सबसे पहले बताएंगे कि गुजरात फर्स्ट, उसके बाद में रणथंबोर सेकंड, उसके बाद में है चित्तौड़, लास्ट में है वारंगल। तो सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत इतिहास के संदर्भ में खोखर शब्द का क्या अर्थ होता है। खोखर क्या होता है। तो 14 का बी आंसर इस करेक्ट। खोखर का मतलब होता है कि आधुनिक पंजाब के पास के क्षेत्र में रहने वाली एक विशेष जनजाति को बोला जाता है खोखर।
ठीक है, तो खोखर का मतलब क्या होता है? पंजाब, आधुनिक पंजाब के पास के क्षेत्र में रहने वाली विशेष जनजाति को खोखर कहा जाता है। तो 14 का बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के कुरान के अनुसार कराधान की एक नई प्रणाली की शुरुआत की गई थी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ ये बना हुआ है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बनता ही है। जजिया कर क्या होता है, खुम्स क्या होता है, ये सब चीज़। तो 15 का सही आंसर है डी, जो कि सभी कथन सत्य है। ठीक है, सभी कथन सत्य है। खराज का मतलब, आपको इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। खराज का मतलब होता है कि भूमि प्रक्रिया का 1/10वां हिस्सा भूमि का होता है। जकात मतलब संपत्ति पर 2.5% का कर लगाया जाता है केवल मुसलमानों द्वारा। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों द्वारा कर है। और खुम्स तो युद्ध के दौरान पकड़ी गई लूट का 1/5वां भाग खुम्स होता है। क्या? तो 15 का डी जो है करेक्ट है। सभी जो है इंपॉर्टेंट। खुम्स अगर पूछेगा तो युद्ध में जब कोई जितने भी सोना वोना जो लूटते हैं ना ये लोग, या कहीं युद्ध के दौरान पकड़ी गई लूट का ये लोग हिस्सा करते थे, तो 1/5वां भाग को खुम्स कहा जाता था। जजिया कर तो गैर मुसलमानों द्वारा लिए जाने वाला जजिया कर है। जकात वही संपत्ति पे 2.5% कर देते हैं केवल मुसलमानों द्वारा, और बाकी के लिए अलग होगा। खराज मतलब भूमि प्रक्रिया का 1/10वां हिस्सा का भूमि में होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 का कि सुल्तान होने चाहिए इसे, सुल्तानी है वो गलत लिखा है। सुल्तान कालीन विभाग के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि ये जो विभाग मिला उसके शासक क्या कहलाते हैं? तो 16 का करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं है बोलता है। दीवान ए बंदागाह, तो ऑप्शन इसका डी लिया गया है जो कि कोई भी सही नहीं है, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि खान ए जहाँ मकबूल जो एक परिवर्तित तेलुगु ब्राह्मण थे, उन्होंने वजीर के रूप में किसे नियुक्त किया था? खान ए जहाँ मकबूल, देखिए इस टाइप को बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन बनता है जो डेप्थ में रहता है। ठीक है, तो उन्हें वजीर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 17 का करेक्ट आंसर इज डी, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर को बसाया था। तो सिकंदर लोदी के बारे में सही कथन नहीं है, हमको नहीं बताना है कौन सा। देखो सिकंदर लोदी, इसका कौन सा कथन सही नहीं है वो देख लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड जो है सही नहीं है बोलता है, मतलब सिकंदर लोदी ने 1510 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। देखो सिकंदर लोदी ने 1510 में, ये गलत है बोलता है। देखो सन गलत है लेकिन सिकंदर लोदी ने आगरा शहर तो बसाया था। ठीक है, और सेकंड बस भूमि को नापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की थी, ये सही है। कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, ये भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि हमको गलत कथन को बताना था। 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन कौन से युद्ध हुआ था? तो 19 का करेक्ट आंसर इज ए, बाड़ी का युद्ध हुआ था और खतौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, बाड़ी और खतौली का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अफगान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है? 20वां का करेक्ट आंसर इज बी, कि अफगान राज्य व्यवस्था में क्या था कि वह अभी भी प्राइमस इंटर फॉरेस समानता के बीच पहला में विश्वास करता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 20वां का बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जितने भी जो यात्री थे उसके क्रम को हमको जमाना है। तो 21 का करेक्ट आंसर इज डी। तो सबसे पहले आए थे निकोलो डी कोंटी, उसके बाद आए थे अब्दुल रज्जाक, उसके बाद में डुआर्ट बारबोसा, उसके बाद डोमिगो पायस आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? रक्सी तरणगी युद्ध के संदर्भ में बताना है। 22 का ऑप्शन डी बी इज करेक्ट, बी। केवल 2 बस सत्य है बोल रहा है, विचार करना है क्या? इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल था। इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक रामसाय था, ये गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंध कथन पर विचार करना है। तो 23वां का डी इज करेक्ट है, इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। सही उत्तर विवाह कर केवल वर पक्ष से लिया जाता था, गलत है। अमर नायक ग्राम प्रमुख को कहा जाता था, ये भी गलत है। भू राजस्व की कुल उपज के 1/2 भाग
भाग होता था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी लिया है इसका सही आंसर। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि और अच्छे से इन्फॉर्मेशन डेप्थ में देगी ताकि उससे रिलेटेड सभी को जानकारी मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो 24वां का करेक्ट आंसर डी। कौन सा सही नहीं है? विजयनगर समाज में जाति व्यवस्था को कोई संदर्भ नहीं था, ये गलत कथन है। बाकी विजयनगर साम्राज्य में क्या का सही है वो बता देता हूँ कि साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय रहा है वहाँ का, और सिंहासन उत्तराधिकारी के लिए वंशानुगत सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो राजा महाराजा में वही चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां का कि मध्यकालीन भारत में महत्तर, ये बार बार पूछा जाता है, महत्तर किनके लिए प्रयोग होता था? महत्तर और पटकील पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होता था? 25वां का बी, ग्राम मुखिया के लिए उपयोग होता था महत्तर। ठीक है, प्रयुक्त होता है ग्राम मुखिया के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है जो इंगित करता है। तो 26वां का बी जो कि सही नहीं है, उसुब आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित, ये गलत है। बाकी बाज बहादुर मालवा से है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से है, कुतुब शाह कोलगुंडा से है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट लिया है जो कि सही नहीं है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमको सत्य बताना है। तो 27वां का डी क्या है? सेकंड और थर्ड बस सही है। ठीक है, तो सब बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में सभी राजसी आदेशों पर तेलुगु भाषा का प्रयोग होता था, ये तो बिल्कुल सही है। राजसी आकृति मूर्तियों मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, ये भी सत्य है। राजाओं ने भगवान हरिहर की ओर से प्रशासन करने का दावा किया था, जो कि ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या था? बहमनी साम्राज्य में तो 28 का सी, तरफ बोलते थे उसको, तरफ। ठीक है, बहमनी साम्राज्य प्रांतों में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द तरफ था। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 29वां का डी, कोई भी सत्य नहीं है। हमको बताना है कौन सा सत्य, जो कि इनमें से ऑप्शन डी लिया है, कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आर्थिक इतिहास के संदर्भ में मणिग्रामम शब्द का क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके भी रख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता ही है। मणिग्रामम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 30 का सी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दक्षिण भारतीय व्यापारियों का श्रमिक संघ होता है मणिग्रामम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्या है इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में बताना है कौन सा सत्य है सूफीवाद। तो 31वां का सी इज करेक्ट है। 31 का सी, फर्स्ट और सेकंड बस सही है बोल रहे हैं। 31 का सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं सी कौन सा है। फर्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वी चौहान तीती के समकालीन थे, बिल्कुल सत्य है। और शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी सही है। बाकी औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, गलत है। भारत में सूफीवादी का कारदी सिलसिला सर्वाधिक कट्टर रही थी, ये गलत है। हमको सही कथन को बताना है, फर्स्ट और सेकंड बस सत्य है, तो सी आंसर इज करेक्ट। आंसर की भी आपको पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ है, अगर आपने एसआई का क्वेश्चन पेपर में देखा होगा तो कौन सा सत्य है उसमें मैंने बताया था। अगर मैंने यहाँ पे पूरा डाला भी था पिक को, तो इसमें भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, 32वां का देख लेते हैं। तो 32वां का ए इज करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि विशिष्ट, जब भी विशिष्ट द्वैतवाद की बात है तो विशिष्ट में आते हैं। विशिष्ट अगर स्थान हम रखते हैं भगवान राम का रखते हैं, तो रामानुज से आप रख सकते हैं कि विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज थे, जो कि इसमें देखिए अलग दे दिए है। तो द्वैतवाद के कौन थे? माधवाचार्य, जो कि ये सत्य है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, सही आंसर साइड में आपको पिक में मिल जाएगा। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, 35वां का ए, कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उन्हें भक्त समझते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट 33वां का। 34वां देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 34 का सी इज करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड बस सत्य है। फर्स्ट और थर्ड बस सत्य है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सी इज क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है 35 का कि कौन सा। तो 35 का बी आंसर इन्होंने करेक्ट लिया है कि कौन सा। देखिए, बीजक संत कबीरदास के उपदेशों का एक संकलन है, ये गलत है। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन को रामानुज ने प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन को, जो कि सॉरी क्वेश्चन को आपको पढ़ने देखिए, मैं पढ़ जरूर रहा हूँ लेकिन हमको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। जैसे यहाँ सही पूछा, यहाँ सही नहीं है। तो बीजक संत कबीरदास के उपदेशों का एक संकलन है, जो कि बिल्कुल सत्य है। पुष्टि मार्ग के दर्शन के रामानुज ने प्रतिपादित, ये गलत है। केवल 2 बस गलत है, हमको ये बताना था, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 36वां का क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां का क्वेश्चन है ए। करेक्ट आंसर इज ए। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने असमिया भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था, ये बस सत्य है। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ सर्वोच्च ईश्वर होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चिश्तिया सूफी मन के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। तो 37 का सही आंसर सी। फर्स्ट और दोनों सत्य है कि अबू इमाक सामी और उसके शिष्य ख्वाबा अब्दुल अद्दाल चिश्ती ने अफगानिस्तान के चिश्तिया सूफी मत की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती और ख्वाजा उस्मान हरूनी शिष्य थे, दोनों सत्य है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, 38वां क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या है। 38वां का सही आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, अमीर हसन ए देहलवी को भारत का सादगी कहा जाता है, सादी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का सादी किसको कहा जाता है। तो भारत का सादी अमीर हसन ए देहलवी को कहा जाता है, जो कि करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये गलत है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूफियों की भाषा में जियारत क्या होता है। जियारत का अर्थ क्या होता है सूफियों के। तो 39 का सही आंसर होगा ए। तीर्थ यात्रा करना होता है जियारत। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल थे। तो 40 का सही आंसर है डी 1, 2, 4। थर्ड बस गलत है। तो राणा संग्राम सिंह सही है, दौलत खां सही है और आलम खां। मेदिनी राय ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन लोगों ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो 41 का सही आंसर देख लेते हैं। 41 में निम्नलिखित कथनों पर बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या किया था। तो 41 का सही आंसर ए। इन्होंने सबसे पहले तो उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। बारूद है, ठीक है। फिर इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में इस्लामिक स्मारक बनने की शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट और सेकंड जो है सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जप्ती प्रणाली के संदर्भ में हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 42 का क्या हमको बताना है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे निम्न कथन असत्य है बताया हुआ है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य। तो 42 का सही आंसर ए, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड जो है गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो 43 का बी इज करेक्ट। सिर्फ सेकंड सत्य है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हमीद खां सूर थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो 44वां का सी इज करेक्ट है। केवल थर्ड कि अकबर ने फौजी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से टोटल 50 क्वेश्चन जो है पूरे भारत से आया था, मध्य भारत से। अब यहाँ से हमको देखने को मिलेगा पूरे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन। यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया हुआ है। हमको बताना है कि यहाँ से कौन सा असत्य कथन है। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा कथन को इन्होंने असत्य बताया हुआ है। ठीक है, आपको जो भी अगर लगता है कि आंसर कुछ भी बताने में हो रहा है तो आंसर की जरूर मैच करें इसके साथ में। चलिए, 51 का असत्य कथन को बताना है। तो 51 का देख लेते हैं सी। ये सी जो है बस गलत है बोल रहा है। ठीक है, देखो कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना सन 1000 ईस्वी में किया था। बिल्कुल, जो कलचुरी वंश की जो पूरे अगर शासन के 1000 से 1741 तक इन्होंने शासन किया था। और कलिंग राज ही यही है जो इन्होंने
छत्तीसगढ़ में स्थापना किए थे। वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा कलिंग राज जी है। फिर सेकंड में क्वेश्चन है छिंदक नागवंशी शासक को परास्त करने वाला शासक जाजलदेव प्रथम था, बिल्कुल सत्य है ये भी। तुजू के बाबरी में राजा कल्याण साय की जमींदारी का व्यवसाय का वर्णन है, ये गलत है। जगपाल देव पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी बस जो है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलचुरी काल में राजा के अधिकार सीमित थे। 52 का सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर डी। हमको सत्य असत्य कथन को बताना है यहाँ पे कि कौन कौन सा असत्य है। तो देखिए कलचुरी काल में राजा के अधिकार सीमित थे, बिल्कुल सत्य। हमको असत्य कथन बताना है ना, तो 52 का डी। नहीं भाई, उसके अधिकार सीमित थोड़ी होंगे। उसके बाद कलचुरी कालीन विजयपुर गढ़ रायपुर शाखा के अंतर्गत शामिल था ये। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इसका आंसर, जो कि ये सब गलत था। स्वर्ण सिक्के संचालित करने वाले प्रथम कलचुरी शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। जाजलदेव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, 54 का देख लेते हैं कि कलिंग राज के ताम्रपत्र जिसमें उनके द्वारा तुमान विजित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 54 का सही आंसर बी, आमोदा ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आमोदा ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कलचुरी वंश का कि किन, जैसे गांगदेव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कलिंग राज आए, उसके बाद कमल राज आए थे। तो गांगदेव का उत्कल पर आक्रमण कौन थे? कमल राज थे। तो 55 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, तो सबसे पहले 55 का सही आंसर होगा ए। तो इसको मैं बता दूं, गांगदेव का उत्पल कमल राज ने जो है उसमें सहायता किया था। ठीक है, सकल कौशल अधिपति की उपाधि धारण किसने किया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था, जैसे तीवर देव ने किया था। त्रिपुरी शासक जयसिंह के साथ संघर्ष हुआ था जाजलदेव द्वितीय का। और खरोद में शिलालेख जानकारी रत्नदेव द्वितीय के बारे में मिलती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाबू रेवा, देखे बाबू रेवाराम के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता ही रहता है कि ये कहाँ से हैं, क्या है। देखिए अभी भी क्वेश्चन बना हुआ कि बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में वर्णित कलचुरी शासक कौन कौन थे? तो 56 का सही आंसर ए, सिर्फ कल्याण साय थे, बाकी नहीं थे। ठीक है, तखत सिंह, सरदार सिंह, ये सब कहाँ थे? पांडुलिपि में ओनली ए इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन को बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो 57 का कौन सा कथन असत्य है? डी वज जो है गलत है, बोल रहा है कि गोपाल मिश्र के अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के शासनकाल का वर्णित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रत्नदेव प्रथम के बारे में हमको बताना है। तो 58 का सही आंसर लिया इन्होंने बी, सेकंड और फोर्थ को। क्या सही है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि असत्य कथन को बताना है। देखिए रत्नदेव प्रथम जो कि कमल राज का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है। इन रत्नदेव प्रथम ने 1095 में गलत, 1050 ईस्वी में इन्होंने रतन तुमान के स्थान पर रतनपुर को राजधानी बताई थी। तो रतनपुर की स्थापना कब हुआ था? 1050 में, जो कि ये सेकंड वाला गलत है। फिर कोरोमंडल के राजा वज्जुक वर्मा की पुत्री की नोनल्ला के साथ विवाह था, बिल्कुल सत्य ही है। और इसने स्थापित्य कला को प्रोत्साहित किया था, ये गलत है। तो हमको दो गलत को बताना था, सेकंड और फोर्थ जो है गलत है। ठीक है, अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको बताना है। तो 59 का बी इज करेक्ट, 59 का बी इज करेक्ट है। क्या करेक्ट है वो देख लेते हैं कि कृत युग में क्या कहा जाता था रतनपुर को? तो कृत युग में ऑप्शन बी इज करेक्ट, कृत युग में मणिपुर कहा जाता था। द्वापर युग में हीरकपुर कहा जाता था। त्रेता युग में मणिकपुर कहा जाता था। और कलयुग में रतनपुर, अभी कलयुग में रतनपुर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य कथन फिर से यहाँ बताना है। 60 का असत्य कथन सी है कि गोपाल मिश्र, देखो गोपाल मिश्र ने विक्रम विलास की रचना की थी, ये गलत है। ठीक है, खूब तमाशा की रचना की थी। 61 क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाली अभिलेख में असंगत कौन सा असंगत है? तो 61 का ए, ये गलत है। बोल रहे कोकल के राजा कौशल विजय का पता चलता है, नहीं, ये गलत है। शंकर द्वितीय कौशल विजय का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। पाली के तत्कालिक राजा विक्रमादित्य थे, ठीक है। और उल्लेखित विक्रमादित्य बाण वंश से संबंधित, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 61 का कौन सा आंसर सही लिया? ए, जो कि असंगत है। ठीक है, 62 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कलचुरी कालीन में कर्णिक का संबंध क्या है? कर्णिक क्या होता है? 62 का सही आंसर है ए, कर्णिक का मतलब है कि रत्नपुर नगर में पूर्व प्रधान को कहा जाता था कर्णिक। ठीक है,
कलचुरीकालीन सामाजिक जीवन के विषय में वर्णन करना है 63 का डी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बता दूं कि वर्ण व्यवस्था का प्रभाव स्थापित हो चुका था और बहुविवाह का प्रचलन था। बाकी ये गलत है, टोन ही महिलाओं की दशा दयनीय थी। 63 का डी आंसर इज करेक्ट। 64 देख लेते हैं कि कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई कौन कौन सा नहीं था। तो 64 का सी सुअर मार एकल। देखो अगर आपको एलिमिनेट करना है तो सबसे हमने कलचुरी काल में कोसंगई देखा था, जब लगभग 2 वर्षों के बाद अंधकार समय रहा तो महेंद्र साय आए, उन्होंने कोसंगई को नया बनाया। तो यहाँ से तो ये बिल्कुल सही है। लाफागढ़ भी हमने चैतुरगढ़ लाफागढ़ पढ़ा था और सिमरिया भी पढ़ा था। तो सिर्फ ये जो सी बस जो है हमको एक भी नहीं देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी है। आप उसमें डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो उसका राज्य इकाई पता चलता है। अब 36 यहाँ पे बोलता है कि कलचुरी कालीन 36 गढ़ों की जानकारी दी गई थी। तो 65 का करेक्ट आंसर है डी। चिम्स और हैविट की रिपोर्ट में बताया गया कलचुरी कालीन 36 गढ़ों की जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रायपुर में कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था। 66 का करेक्ट आंसर डी रामचंद्र था। रामचंद्र रायपुर में कलचुरी शासक के प्रथम शासक। 67 का करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर जो रायपुर से संबंधित है। देखो रायपुर से संबंधित लक्ष्मी देव थे, रामचंद्र देव थे और संतोष सिंह, केशव सिंह। देखो रघुनाथ सिंह तो बिल्कुल नहीं थे, सरदार सिंह भी नहीं थे, राज सिंह नहीं थे, क्योंकि ये सब तो रायपुर से संबंधित थोड़ी थे, रतनपुर से संबंधित था ना। तो बाकी ये फर्स्ट 1 2 3 5 तक बस सही था। तो ठीक है, मेनका दरवाजा फनीस नागवंश में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे पता चलता है कि किसने वो किया था, कहाँ पे स्थित है। तो 68 का सी इज करेक्ट, चैतुरगढ़ करेक्ट आंसर। मेनका द्वार कहाँ है? चैतुरगढ़ में है, कोरबा क्षेत्र में। स्थानीय प्रशासन के संचालन हेतु स्थापित कलचुरी कालीन संस्था पर विचार करें। तो 69 का करेक्ट आंसर डी सभी सत्य है। स्थानीय प्रशासन में यह संस्था पंचकुल कहलाती थी। संस्था के सदस्य 72, अभी बताया ना 72 का मतलब होता है ग्राम का मुखिया। संस्था का प्रमुख 72 कहलाता था। इस संस्था में 5 सदस्य होते थे। बिल्कुल सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलचुरी कालीन में भूमि कर निर्धारक अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो 70 का सही आंसर है बी। क्या कहा जाता था? महाप्रमात कहा जाता था, जो भूमि कर को निर्धारित करता था। 70 का बी इज करेक्ट आंसर। 71 का सही देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। महासंधि विग्रह मतलब विदेश विभाग का प्रमुख को बोलते थे, और पुरोहित तो राजगुरु को बोलते थे। तो 71 का सी आंसर इज करेक्ट। सी आंसर इज करेक्ट। संधि विग्रह विदेश के प्रमुख को बोलते थे, महापुरोहित राजगुरु को बोलते थे, और कोटपाल तो दुर्ग रक्षा करने वाला, गार्मिक जो है यातायात का प्रमुख होता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कलचुरी कालीन के बारे में हमको सत्य बताना है। को 72 का ए इज करेक्ट है। कौन कौन सा फर्स्ट सही है? क्या है हमको 72 का क्या सही बताना है? ए फर्स्ट सही है, 4th सही है और 6 सही है। कलचुरी वैष्णव मतावलंबी थे और खलारिया विलेख से रतनपुर के कलचुरियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और जाजलदेव प्रथम के सिक्कों पर दुर्गा की आकृति अंकित थी। तो 72 का ए इज करेक्ट आंसर। अब हमको बताने कलचुरी शासन व्यवस्था के संबंध में सही क्रम को। तो 73 का ए इज करेक्ट है। सबसे पहले मंडल होता है, फिर उसके ऊपर में जनपद, फिर विषय, फिर राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 74 देख लेते हैं। यहाँ पे रायपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक कौन था? देखिए प्रथम शासक पूछा गया था, कौन था? रामचंद्र। अंतिम शासक 74 का डी अमर सिंह। तो इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस कलचुरी कालीन शासक ने अपने सिक्कों पर गढ़ शार्दुल अंकित कराया? तो 75 का बी जाजलदेव प्रथम ने। अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन या पुराना भी बन सकता है। 76 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC के संदर्भ में बताना है। तो 76 का करेक्ट आंसर सी, जो कि असत्य कथन को बताना था हमको कि यह महारत्न कंपनी के रूप में शामिल भारत का 11वां केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ही। ये गलत है। बाकी सब सत्य है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना 1969 में किया गया था। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास क्षेत्र में कार्यरत है, और 2022 में इसे
महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी इसको भी महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है कंपनी का 2022 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु गठित समिति का नाम क्या था? तो 77 का ए भारतीय भाषा समिति नाम था, इंडियन लैंग्वेज कमेटी। 5G तकनीकी अभी बहुत ज़्यादा करंट में है, तो क्या है 5G तकनीकी? अभी जस्ट करंट में अभी जो है लॉन्च किया गया है कुछ ही राज्यों में। ठीक है, तो 78 का सही आंसर डी 5G नेटवर्क की बढ़ती हुई क्षमता लोड स्पाइक्स के प्रभाव में वृद्धि करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, जो कि असत्य कथन को हमको चयन करना है। देखिए ये बस असत्य है कि 5G नेटवर्क की बढ़ती हुई क्षमता लोड स्पाइक्स की प्रभाव में वृद्धि करती है, लेकिन इसका सही कथन क्या है कि 5G तकनीक जो है 30 से 30 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर कार्य करती है। यह तकनीक तीनों ब्रांड उच्च मध्य निम्न पर कार्य करती है। यह तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। बिल्कुल सत्य है ये सभी। अब 79 का स्वच्छ सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसमें उस पुरस्कार में ग्रामीण 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों में किस स्थान में प्रथम स्थान प्राप्त होते हैं? 79 का सी इज करेक्ट। तेलंगाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तेलंगाना को सी इज करेक्ट है। हाल में ही विकसित अभी प्रचंड करंट अफेयर में था, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इस टाइप के जितने करंट अफेयर में इस वीक फोटो के साथ में डालते रहता हूँ तो याद रहेगा। तो 80 का करेक्ट आंसर है ए। क्या होता है? ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर था, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 80 का ए इज करेक्ट। 81 देख लेते हैं, कांगर के सोमवंशी राजा सुमेलित कौन नहीं थे? 81 का बी फर्स्ट और सेकंड जो है यशोराज और अहिराज नहीं थे। सिंहराज और कर्णराज सोमवंशी शासक सुमेलित नहीं हैं, तो फर्स्ट और सेकंड बस नहीं है। छिंदक नागवंश, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब 82 का देख लेते हैं कि छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष का उत्तराधिकारी कौन था? तो 82 का सी, इसका सोमेश्वर प्रथम थे इसके उत्तराधिकारी। जुगराज कुंवर का संबंध किस काकती शासक से था? तो 83 का बी इज करेक्ट है, भैरम देव से संबंधित था ये। ठीक है, भैरम देव से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 84 का देख लेते हैं, काकती वंश के संदर्भ में विचार करना है। यह वातापी के चालुक्य क्या है? 84 का ना, 84 का डी इज करेक्ट है, जो कि सभी सत्य कि यह वातापी के चालुक्य थे। बस्तर में हरिश्चंद्र के देव की इस वंश की स्थापना की गई थी। रुद्र प्रताप के सनद प्राप्त की और प्रफुल्ल कुमार इस वंश के अंतिम राजा हुए। हमको बताना है यहाँ पे गलत कथन को, जो कि सभी गलत है। ये हम आधा अधूरा पढ़ते, नीचे क्या लिखा है वो भी देखना रहता है। बारसूर के मामा भंजा मंदिर का संबंध किस वंश से है पूछा है, तो 85 का डी, इनमें से कोई भी नहीं। बारसूर के मामा भंजी जो है भाई वो तो किससे संबंधित है? छिंदक नागवंशियों से संबंधित है ना, इसमें छिंदक नागवंशी तो दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। फनिस नागवंश के शासकों की वंशावली प्राप्त किससे होती है? भाई वहाँ छेरगी महल भी है, मड़वा महल भी है, तो 86 सही आंसर है डी, वहाँ मड़वा महल से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, विलय के समकालीन काकती वंश के राजा कौन थे? विलय के समय काकती वंश के राजा थे 87 का ए प्रवीण चंद भंज थे विलय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 88 छिंदक नागवंशी शासकों का कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो 88 का ए सबसे पहले धारावर्ष आए थे, फिर सोमेश्वर देव, फिर नरसिंह। वही ना, धारावर्ष के उत्तराधिकारी सोमेश्वर देव थे, सोमेश्वर देव के बाद नरसिंह, नरसिंह के बाद जयसिंह, तो इसको बस अपोजिट कर दिया इन्होंने, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है 88 का। अब देख लेते हैं 89 का, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम किस कलचुरी शासक के समकालीन थे? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम, तो 89 का करेक्ट आंसर इज डी जाजलदेव प्रथम। भाई बताया था ना, जाजलदेव प्रथम ने क्या कहता है, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव को परिवार सहित बंदी बना लिया, फिर इसकी माता गुंडा देवी के कहने पर इसको छोड़ा। वही क्वेश्चन है, ये घुमा के दिया बस। प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में हमको असत्य कथन बताना है, तो 90 का करेक्ट आंसर है सी, जो कि असत्य है। छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला थोड़ी, ये प्रथम महिला शासिका है। इसका शासन 2236 तक रहा। काकतीय वंश की प्रथम महिला शासिका है और रुद्र प्रताप देव की उत्तराधिकारी थी ये, तो करेक्ट है। अब सिहावा ताम्रपत्र का किस सोमवंशी शासक का जानकारी पता चलता है, तो 91 का करेक्ट आंसर है सी कंडराज की जानकारी मिलती है। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल के संदर्भ में बताना है, 92 का बी, 92 का बी सही कथन को बताना है। तो भैरम देव का ये उत्तराधिकारी था,
इसकी जो शासन अवधि 1891 से 1921 तक था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने ब्रिटिश शासन को सहायता प्रदान की थी और भूमकाल विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। थर्ड बस गलत है कि रुद्रदेव का उत्तराधिकारी प्रवीण भंज था। तो ऑप्शन क्या है 92 का ऑप्शन बी इज करेक्ट है। काकती वंश में राजा पुरुषोत्तम देव के बारे में सत्य कथन को बताना है। पहली बात तो ये चौथे वंश के शासक थे ही नहीं। 93 का सी जो कि गलत है बोल रहा है। दंतेश्वरी माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। काकती वंश के राजा पुरुषोत्तम देव के विषय में सत्य बताना है, ठीक है। तो 93 का जो है दंतेश्वरी माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 का। जो पचराही पुरातात्विक स्थल किस वंश की जानकारी प्रदान करता है? तो 94 का सी इज करेक्ट। फनिश नागवंश की जानकारी प्रदान करता है पचराही जो है, ठीक है। नेक्स्ट, कुरुषपाल अभिलेख का संबंध किस वंश से है? तो कुरुषपाल का संबंध किस वंश से है? यह है 95 का करेक्ट आंसर बी, छिंदक नागवंशी से संबंधित है कुरुषपाल का। मड़वा महल फनिश नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो 96 का करेक्ट आंसर था रामचंद्र देव था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 97 में देख लेते हैं क्या है। 97 का सी इज करेक्ट है 1 2 3। तनकह पार पंप राज से संबंधित है, भानुदेव कांकेर से संबंधित, सिहावा कंडराज से संबंधित है। 98 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस छिंदक शासक का मधुरांतक देव के साथ संघर्ष हुआ था? तो 98 का बी, सोमेश्वर प्रथम के साथ में हुआ था छिंदक शासक मधुरांतक देव के साथ में, ठीक है। 99 का देख लेते हैं कि काकती वंश के दलपत देव का संबंध सत्ता प्राप्ति के लिए किसके साथ संघर्ष हुआ? तो 99 का सी इज करेक्ट, चंदेल मामा के साथ में। फनिश नागवंश से संबंधित नहीं है, 100 का डी इज करेक्ट। इनमें से किसी भोरम देव, भाई फनिश नागवंश तो संबंधित नहीं है भाई, वहाँ भोरम देव भी है, मड़वा महल भी है, पचराही देखे क्वेश्चन वहाँ पे लिखा था ना, पचराही पुरातात्विक स्थल कहाँ है, तो इनमें से कोई नहीं इज करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है।